एग्जाम्पल नंबर 1 हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा है, मान लीजिए कि कैपिटल ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। जो कैपिटल ए है वो बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। कहने का मतलब यूं कि बालकों का कोई विद्यालय है, उसमें बालिकाएं नहीं पढ़ती, बालकों के विद्यालय है और उसका समुच्चय कैपिटल ए आपको दिया गया है। दर्शाइए कि कैपिटल आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बी की बहन है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है, तथा आर डैश इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। ध्यान से देखें, एक समुच्चय आपको दिया है, सेट ए सेट दिया गया है। क्या सेट दिया गया है कि एक्स इज सच दैट एक्स बालकों के विद्यालय का एक विद्यार्थी है, बालकों के विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखिए बेटा ध्यान से, हमें जो सेट दिया गया है सेट ए, उसके बारे में क्या बताया गया है कि ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ये एक विद्यार्थियों का समुच्चय है। कौन से विद्यार्थियों का समुच्चय है? बालकों का एक विद्यालय है, वहां के विद्यार्थियों का समुच्चय। अब आप खुद सोचें बेटा, अगर एक स्कूल बॉयज स्कूल है तो उसमें सभी कौन पढ़ते होंगे? बॉयज। गर्ल्स तो वहां पढ़ती नहीं होंगी। अगर बॉयज स्कूल है तो सारे बॉयज पढ़ते हैं। उन्हीं समुच्चय में से, उसी सेट में से ये दो रिलेशन निकाल के लाए गए। उसी सेट में से ये दो रिलेशन आए। एक रिलेशन में बोला गया है ए कॉमा बी, ए बी की बहन है। सबसे पहली बात तो बेटा ये है, आप सभी को एक बात तो मालूम ही है कि रिलेशन जो होता है, अगर एक समुच्चय दिया है तो ये संबंध ए क्रॉस ए का ही क्या होगा? उप समुच्चय। अगर ए क्रॉस ए का ही उप समुच्चय है तो ए कौन से बच्चों का समुच्चय है? बालकों का समुच्चय। और ये वाला ए भी बालकों का समुच्चय। इसका मतलब ए क्रॉस ए में जितने भी क्रमित युग्म आएंगे उनका पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों कौन होंगे? बालक। थोड़ा सा सोचिए जरा, ए बालकों के विद्यालयों का एक विद्यार्थी है, यानी कि ए समुच्चय में जितने भी नाम लिखे होंगे वो सब किसके होंगे? बॉयज के नाम लिखे होंगे। अगर सारे बॉयज होंगे तो ए क्रॉस ए जब आप बनाओगे तो उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसका पहला और सेकंड, दूसरा एलिमेंट बॉयज ही होगा। अब इन्होंने एक बात बता दी कि ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट एक रिलेशन में, उसमें ए बी की बहन है। अगर ए बी की बहन है तो ए को क्या होना चाहिए? गर्ल। जबकि जिस समुच्चय से रिलेशन हमने बनाया है वो तो बॉयज का सेट था ना, तो लड़की तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ऐसा होना कैसा है? असंभव, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो ये वाला रिलेशन कैसा हो गया? रिक्त। ये एम्पटी रिलेशन हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि संबंध में ए और बी दोनों ही बालक हैं, इसलिए ए बी की बहन नहीं हो सकती। आप चाहे तो अपने क्लियरिफिकेशन के लिए एक लाइन लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं संबंध आर में ए व बी दोनों ही बालक हैं। ए व बी दोनों ही बालक हैं, इसलिए ए बी की बहन नहीं हो सकती। ए बी की बहन नहीं हो सकती। अगर ए बी की बहन नहीं हो सकती, इसलिए ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू आर। ए कॉमा बी आर को बिलोंग नहीं करेगा।
अगर नहीं करेगा इसलिए आर कैसा आपको सेट मिल जाएगा। आर कैसा रिलेशन होगा? एम्प्टी रिलेशन। ये एक रिक्त संबंध बनेगा। इसके बारे में देखिए, इन्होंने बोला ए कॉमा बी, मतलब ए और बी इन दोनों जगहों पर जो विद्यार्थी हैं, ये पहली बात तो दोनों लड़के हैं, ये तो क्लियर हो गया अब आपको। दूसरी चीज, इसकी हाइट और इसकी हाइट, दोनों की हाइट्स का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर से कैसा है? कम। 3 मीटर बहुत बड़ी हाइट होती है बेटा, 3 फीट तो नहीं लिखा इसमें, 3 मीटर लिखा है। आप ये जो देख रहे हैं 1 मीटर है, 1 मीटर। अब 3 मीटर सोचिए कितना बड़ा जाएगा, इसका 3 गुना कर लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो लड़का यहां है और जो लड़का यहां पर है, इन दोनों की ऊंचाइयों का जो अंतर है वो 3 मीटर से कम है। और बेटा मैं आपको बताऊं कि चाहे जिसकी ऊंचाइयों का अंतर ले लेंगे, इस दुनिया में न सिर्फ विद्यार्थियों का, आप दुनिया में किसी भी मनुष्य का ले लें, 2 मनुष्यों की तुलना करें, उनकी ऊंचाइयों का अंतर निकालें तो 3 मीटर से कम ही निकलेगी। आप चाहे जिसका कर लो, आप अपनी हाइट ले लो और अपने घर में किसी छोटे बच्चे की हाइट ले लो। सबसे छोटा बच्चा होगा वो भी 1-1.5 फुट का तो होता ही है, समझ रहे हैं? तो अपनी हाइट और उसकी हाइट का भी डिफरेंस निकालोगे तो वो भी 3 मीटर से कम ही आएगा, डिफरेंस आएगा। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, हमने पूरे स्कूल के बालकों को देखा, अब पूरे स्कूल के बालकों में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी 2 बालक ऐसे मिले जिनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से ज्यादा निकल जाए? मिलेगा ही नहीं आपको। जैसा इन्होंने बोला, सभी बच्चे आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कैसा होगा? कम होगा। तो हम अपनी क्लेरिफिकेशन में इसको नोट कर सकते हैं। क्या लिख देंगे? स्कूल में सभी बालकों में से किन्हीं 2 बालकों की ऊंचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर से कम ही होगा, और उनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा। ऐसे कितने बालक हैं? आंसर है सभी बालकों में ये घटना, सभी बालकों में ये वाला रिलेशन फॉलो करेगा। अगर सभी बालकों में ये फॉलो करेगा तो A, B belongs to R for all A belongs to A and B belongs to A। जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब में ये वाला रिलेशन फॉलो करेगा, सब में ये वाला रिलेशन अगर फॉलो करेगा, इसलिए जो R डैश होगा, R डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। R डैश एक सार्वत्रिक संबंध है, अर्थात ये आप यहां लिख सकते थे क्योंकि सभी के लिए फॉलो करेगा, अर्थात हम एक छोटी सी भाषा में लिख देते कि R डैश इज इक्वल टू A क्रॉस A। आप याद करिए, सार्वत्रिक संबंध वो संबंध होता है जो रिलेशन अगर हम निकालें पूरा A क्रॉस A के बराबर आ जाए। तो उस विद्यालय में कोई भी 2 बच्चे ऐसे हो ही नहीं सकते जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। वो करेंगे ही, उनकी हाइट्स इस रिलेशन को फॉलो करेंगी ही, ये रिलेशन ही ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप इसे नोट करें। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है बेटा, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। उन्होंने बोला कि आप मान लें कि जो T है ये एक समुच्चय है, लेकिन किसका? आंसर है किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। एक प्लेन है और उस प्लेन में जितने भी त्रिभुज स्थित हैं उन सब का सेट T के नाम से दिया गया है।
अब उसी समुच्चय टी में एक संबंध भी है। उसी समुच्चय टी में संबंध क्या है कि T1, T2 ऐसे है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज, T1 और T2 ये त्रिभुजों के नाम हैं। एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज जो T1 है वो T2 के साथ कैसा है, सर्वांग सम है। उन्होंने बोला सिद्ध करिए कि कैपिटल R एक तुल्यता संबंध है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो कैपिटल R आप यहां देख रहे हैं ये एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या आपको याद है कोई भी संबंध, तुल्यता संबंध कब बनता है? अगर वो संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो फिर वो संबंध तुल्यता संबंध हो जाता है। ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध भी बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब मुझे यही चीज प्रूव करनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, समुच्चय कौन है यहां पर बोलो? टी। किस चीज का समुच्चय है? एक प्लेन है और उस प्लेन में जितने भी ट्रायंगल आते हैं उन सब का सेट टी है, और उसी समुच्चय टी में संबंध कौन है? आर। तो अगर उसी समुच्चय टी में संबंध आर है तो जरूर ये जो आर है ये सबसेट होगा किसका? टी क्रॉस टी का। याद आया? आपको हमने बताया था समुच्चय ए में संबंध आर क्या होता है, तो आंसर है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहां समुच्चय टी में संबंध आर है तो आर विल बी सबसेट ऑफ टी क्रॉस टी, यानी कि टी क्रॉस टी जब निकालेंगे उसके जितने भी अवयव आएंगे उन्हीं अवयवों में से कुछ अवयव संबंध आर में ले लिए गए हैं। ठीक है, अब आपको यह शो करना है कि ये वाली जो रिलेशन देख रहे हैं आप, ये संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता के लिए हमको स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित, संक्रामक सब चाहिए। तो हम चेक करते जाते हैं वन बाय वन। देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? स्वतुल्यता चेक करेंगे। ठीक, स्वतुल्यता चेक करेंगे, इसका मतलब रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। देखो स्वतुल्य संबंध की क्या खास बात होती थी कि अगर कोई संबंध ऐसा है जो उसी अवयव का उसी अवयव के साथ हो जाता है, डबलेट अगर मिल जाता है तो वो संबंध स्वतुल्य होता है। ध्यान से देखना, यहां पर क्या दिया गया है, क्योंकि T1, T2 बिलोंग्स टू R। T1, T2 एक क्रमित युग्म है जो इस संबंध में इसका एक अवयव है संबंध का। क्या इंप्लाइज करता है, आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम है। ये इसका मतलब है कि अगर T1, T2 R को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। यही संबंध तो दिया है। तब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि T1 जो होगा वो भी R को बिलोंग करेगा? इसका क्या मीनिंग होगा कि T1 के सर्वांग सम है। अब ये बताओ ऐसा कहना सत्य होगा कि नहीं सत्य होगा? थोड़ा ध्यान से सोचिए। जैसे एक ये ट्रायंगल हमने बनाया, एक ये हमने ट्रायंगल बनाया, और आपको बोला कि ये है त्रिभुज T1, ये है त्रिभुज T2। त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के सर्वांग सम है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज T1 खुद अपने सर्वांग सम है? कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के अगर सर्वांग सम हो सकता है तो वो त्रिभुज स्वयं अपने भी सर्वांग सम हो सकता है। बात समझ में आई? ये वाली बात कैसी है? सत्य है। अगर ऐसा कहना सत्य है, इसका मतलब क्या हुआ? T1 और T2 भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। डबलेट आ गया कि नहीं आ गया? अगर डबलेट आ गया, इसलिए R एक कैसा संबंध है?
स्वतुल्य संबंध है। समझ नहीं आया आपको? आपको याद ही नहीं है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता क्या है। अभी लास्ट टाइम हमने बताया स्वतुल्य संबंध में क्या आना चाहिए, A, टाइप के एलिमेंट, डबलेट आने चाहिए। सममित में क्या होना चाहिए? स्वतुल्य में आपको बताया गया था कि यदि A, B बिलोंग्स टू R है, तब अगर A, बिलोंग्स टू R हो जाएगा तो संबंध कैसा मान लिया जाएगा? स्वतुल्य। सममित में आपको बताया गया था कि यदि A, B बिलोंग्स टू R है, तब यदि B, A बिलोंग्स टू R हो जाए तो हम उस रिलेशन को क्या मान लेंगे? सममित। उल्टा पुल्टा अगर हो जाए तो, याद आ रहा है? संक्रामक में आपको बताया गया था कि यदि A, B R को बिलोंग करे तथा B, C भी R को बिलोंग करे, उस सिचुएशन पे यदि A, C R को बिलोंग करे तो ऐसी सिचुएशन पे हम कह सकेंगे कि यह संबंध कैसा है? संक्रामक है। यह स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। जो संबंध A का B से है, अगर वही संबंध खुद A का A से बन जाए तो समझ लेना कि वो संबंध कैसा है? स्वतुल्य। जो संबंध A का B से है, अगर वही संबंध B का A से बन जाए तो समझ लेना कि वो संबंध कैसा है? सममित। जो संबंध A का B से है और B का C से है, अगर वही संबंध A का C से बन जाए तो समझ लेना वो रिलेशन कैसा है? संक्रामक। ये इसका मीनिंग था। अब फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमने स्वतुल्यता इसकी चेक की। T1 और T2 एक रिलेशन को बिलोंग करते हैं। क्या रिलेशन है उनके बीच? कि T1 T2 के सर्वांग सम है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि खुद T1 अपने ही सर्वांग सम होगा? तो कोई भी त्रिभुज होगा, अगर एक त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है तो वो त्रिभुज स्वयं अपने सर्वांग सम भी हो सकता है। तो अगर हम बोलेंगे कि T1, T2 बिलोंग्स टू R, अर्थात T1 T2 के सर्वांग सम है, तो ये वाली बात भी सत्य है, असत्य नहीं है। ठीक है, इसलिए R कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। डबलेट वाली बात भी ट्रू है, इसलिए ये स्वतुल्य है। अच्छा, अब हम सममितता चेक करते हैं जरा। सममितता चेक करिए, सिमेट्रिसिटी। सममितता चेक करिए। सममितता के लिए फिर से देखो, ये रिलेशन पहले चेक करना रहता है रिलेशन है क्या, फिर उसी को ये चेक करना रहता है कि क्या इसका उल्टा पुल्टा काम करेगा। अगर कर जाए तो सम्मित, अगर आपको लगे नहीं ऐसा नहीं होगा तो फिर असम्मित नहीं होगा वो। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि T1, T2 बिलोंग्स टू R। अगर T1, T2 R को बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। देखो ये पहली लाइन तो लिखी ही रहती है, T1, T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है T1 T2 के सर्वांग सम है। अब सममितता क्योंकि चेक करनी है, सममितता में हम क्या चेक करते हैं? उल्टा पुल्टा। तो हम इसको उल्टा पुल्टा रख के देखते हैं। देखो, देयरफॉर T2, T1 बिलोंग्स टू R, अगर लिखेंगे तो इसका क्या मतलब रहेगा? इसका मतलब होगा, देखो जब T1 पहले T2 बाद में था तो T1 T2 के सर्वांग सम है। अब T2 पहले T1 बाद में है तो T2 T1 के सर्वांग सम है। क्या ऐसा कहना सही होगा? उससे समझिए, हम बोल रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है? कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है ये। अगर एक त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है तो दूसरा वाला त्रिभुज
पहले त्रिभुज के भी सर्वांग सम होता है। ये वाली बात कैसी है? ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। और अगर सत्य निकल गया इसका मतलब उल्टा पुल्टा भी है, उल्टा पुल्टा ठीक है। अगर सत्य निकल गई, इसलिए रिलेशन आर कैसा है? सममित है, इसलिए आर एक सममित संबंध है। समझ आया? इसके बाद तीसरा चेक करेंगे। ये हमने स्वतुल्यता चेक की, ये सममितता चेक की, अब हम चेक करेंगे संक्रामकता। इसमें होगी ट्रांजिटिविटी। संक्रामकता चेक करेंगे। संक्रामकता में क्या करना होगा? दो एलिमेंट पहले तो मुझे लेने पड़ेंगे कि ए बी आर को बिलोंग करता है और बी और सी भी आर को बिलोंग करता है। तब क्या हम ये कह सकेंगे कि ए सी को आर ए और सी भी आर को बिलोंग करता है? अगर आपको लगे ये बात सही है तो बोल देना कि संक्रामक है, और अगर आपको लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात सत्य नहीं है, तो आप बोल देना कि ए कॉमा सी बिलोंग नहीं करता, अर्थात रिलेशन संक्रामक नहीं है। तो चेक करने से पता चलेगा। देखो यहां पर क्योंकि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है। तथा क्यों? क्योंकि इसमें मुझे दो क्रमित युग्म चाहिए एक जैसे। T1 T2 R को बिलोंग करते हैं, इंप्लाइज दैट T1 T2 के सर्वांग सम है। तथा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज दैट T2 T3 के सर्वांग सम है। T2 T3 के सर्वांग सम है। अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे समझिए, ये दो सेंटेंस लिए गए। इसमें संक्रामक को प्रूव करने में हमेशा दो सेंटेंस मुझे चाहिए, ध्यान रखिए, और उसके बाद आप रिजल्ट निकालने का प्रयास करिए। T1 कॉमा T2 R को बिलोंग करता है, ये हमें इंगित करता है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। T2 T3 भी R को बिलोंग करता है, इसका मतलब T2 T3 के सर्वांग सम है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं T1 T3 भी R को बिलोंग करता है? इसका क्या मतलब बनेगा? T1 T3 के सर्वांग सम है, T1 T3 के सर्वांग सम है। अब चेक ये करना है कि ये लिखना सही है कि नहीं सही है। अगर ये लिखना सही हो जाएगा तो संबंध संक्रामक बन जाएगा। अब उसके लिए बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो बेटा। मैं तीन त्रिभुज बनाता हूं, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज। ये त्रिभुज T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अगर मैं बोलूंगा कि T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो T1 है वो T3 के सर्वांग सम है? ये कहना सही है कि गलत है? सोच लो। सही है भाई, कितना सिंपल है ना बेटा। ये ट्रायंगल इसके सर्वांग सम है, ये इसके सर्वांग सम है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला है ये इसके सर्वांग सम है? कह सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ऐसा कहना कैसा है? सत्य है। और अगर ये कहना सत्य है तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः R एक संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है। अब आप ध्यान से देखिए, जो R रिलेशन यहां दिया गया था वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। और हमने पढ़ा है कि जो संबंध स्वतुल्य
सममित और संक्रामक होता है वो तुल्यता संबंध होता है। अतः स्पष्ट है कि R एक तुल्यता संबंध है। याद रखिए इसे। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन किए जाएंगे। कोई भी संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, यह लास्ट की केवल इस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। अगर सत्य है तो वो संबंध है, अगर सत्य नहीं है तो फिर वो संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप नोट करिए, फिर और आगे चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं पढ़ूंगा, आप भी गौर से सुने। मान लीजिए कि कैपिटल L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। एक समतल है कहीं पर और उस समतल में बहुत सारी लाइन हो सकती हैं और उन सभी लाइनों का समुच्चय L दिया गया है आपको, इसीलिए लिखा हुआ है L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, अच्छा आगे लिखा तथा R उस समुच्चय में एक संबंध है। अगर R उस समुच्चय में संबंध है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब R L क्रॉस L का एक उप समुच्चय होगा। जैसे R A में एक संबंध होता है तो R A क्रॉस A का उप समुच्चय होता है, ऐसे जो R है वो L में एक संबंध है तो R L क्रॉस L का एक उप समुच्चय होगा। लेकिन होगा क्या, ये बुक ने हमको दिया अगले ही क्षण। लिखा हुआ है R इज इक्वल टू L1, L2 इज सच दैट L1 L2 पर लंब है। देखो इधर देखिए, R के बारे में उन्होंने बताया, एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है और लाइन L1 लाइन L2 पर कैसी है? लंब। ये एक रिलेशन दिया उन्होंने। अब उन्होंने पूछा क्या? समुच्चय L में परिभाषित ये एक संबंध है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल R सममित है, किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। आपको क्या प्रूव करना है कि यह संबंध सममित तो है। ये वाला रिलेशन, कौन सा रिलेशन? एक लाइन दूसरी लाइन पर लंब है, ये वाला रिलेशन। ये वाला रिलेशन सममित तो है, लेकिन ये वाला रिलेशन ना तो स्वतुल्य है और ना ही तो संक्रामक है। ये चीज आपको सिद्ध करके देनी है। बस शुरुआत करते हैं और अपनी समझ बूझ से अभी हो जाएगा क्वेश्चन बड़ी आसानी से। देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करना चाहेंगे। स्वतुल्यता कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखिए बच्चे, क्या लिखेंगे? क्योंकि L1, L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 ये एक A क्रॉस A यानी कि L क्रॉस L का एक अवयव है। ये अवयव R को बिलोंग करता है। अगर ये अवयव R को बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि L1 L2 पर लंब है। L1 L2 पर लंब है, ये इसका मतलब है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? इसलिए L1, L1 बिलोंग्स टू R। स्वतुल्य के लिए तो दोनों एलिमेंट सेम करने पड़ेंगे ना आपको। तो L1, L1 बिलोंग्स टू R। देखना, जब L1, L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब है L1 L2 पर लंब है। जब L1, L1 बिलोंग्स टू R है, इसका क्या मतलब है? L1 पर लंब है। अब डिपेंड ये करता है कि ये हमने लिख तो दिया, पर क्या ये सच है? ध्यान से देखिए, मैं दो लाइंस बनाता हूं। एक लाइन ये मैंने बनाई L1 और एक लाइन मैंने ये वाली बना दी L2। L1 L2 पर कैसी है? लंब है। तो ऐसे ये तो लंब होंगी। लाइन L1 लाइन L2 पर लंब है
तो लाइन N1 लाइन L2 पर इस तरह से लंब होगी। अब दूसरी लाइन पे हमने क्या बोला कि लाइन L1 पर ही लंब है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन हो और वो अपने ऊपर लंब हो? आप सोचिए, एक लाइन ये L1 बनाई है, ये L1 हमने यहां बना लिया भाई, ये लाइन L1 है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये लाइन L2 पर लंब है? ये तो चलता है, लेकिन ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो खुद अपने ऊपर भी लंब हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक लाइन दूसरी किसी लाइन पर लंब हो, ये तो अच्छा लगता है, ये तो समझ में भी आता है हमको, लेकिन एक लाइन खुद अपने ही लंबवत हो जाए, ऐसा तो नहीं समझ में आता। और अगर आप लाइन L1 ऐसी बनाई है, अगर लाइन L1 और एक बनाओगे तो लाइन L1 बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, तो लाइन L1 एक दूसरे के समांतर तो हम मान लेते, लेकिन एक लाइन खुद अपने ही लंबवत हो जाए, ऐसा अगर कह रहे हैं आप, तो ये क्या है? ये सत्य नहीं है। तो ये हमने बोला L1, L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब L1 पर लंब है। ये वाली बात कैसी है? ये बात तो अच्छी नहीं है, ये तो असत्य है। और अगर ऐसा कहना असत्य हो जाएगा तो इसका मतलब है L1 L2 R को बिलोंग करता है, लेकिन L1 R को बिलोंग, इसका मतलब डबलेट उस संबंध में नहीं है। अगर डबलेट संबंध में नहीं है तो वो संबंध स्वतुल्य नहीं हो सकता। इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद सेकंड नंबर, सममितता चेक करो जरा। सममितता में कैसे चेक करेंगे? चलिए फिर से आइए, पहली लाइन तो बिल्कुल वही बन जाएगी। हम ये लिख सकते हैं कि L1, L2 बिलोंग्स टू R। ये क्या इंगित करता है? ये आपको इंगित करता है कि L1 L2 पर लंब है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? इसलिए L1 नहीं, सममितता है ना, उल्टे करने पड़ेंगे। L2, L1 belongs to R implies that L2 L1 पर लंब है। अब इसको सोच के बताओ सत्य है कि असत्य है। इसमें क्या बोला गया? L1 L2 पर लंब है, तो L1 L2 पर लंब है क्योंकि L1 L2 के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, ये बात तो क्वेश्चन नहीं हमको दी, हमने इसके उल्टे कर दिए अवयव। अब जब उल्टे कर दिए तो हमको क्या मिला? L2 L1 पर लंब है। देख के बताओ क्या ये सही है? अगर L1 L2 पर लंब है, बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो बेटा L2 भी L1 पर लंब है। इनके बीच का एंगल भी तो देखो 90 डिग्री है। नहीं समझ में आया? इनके बीच का एंगल भी कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर लंब है तो दूसरी लाइन पहली लाइन पर भी कैसी होगी? लंब होगी। और ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हमने बोल दिया ये चीज सत्य है। अगर ये सत्य है तो हम क्या लिख सकते हैं? R एक सममित संबंध है। समझ में आया? तो जब सत्य निकलेगी बात तो वो रिलेशन फॉलो करेगा, अगर असत्य निकल गई तो वो रिलेशन फॉलो नहीं करेगा। अगला, संक्रामकता चेक करनी है हमको। संक्रामकता में इस तरह के दो एलिमेंट हमको चाहिए, इस तरह के दो एलिमेंट हमको चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि L1, L2 belongs to R implies that L1 L2 पर लंब है। ठीक है, और क्योंकि मुझे संक्रामकता के लिए
दो एलिमेंट चाहिए। तो L1 L2 R को बिलोंग करता है, इसका मतलब L1 L2 पर लंब है। एक दूसरा एलिमेंट भी चाहिए जिसका पहला एलिमेंट इसका लास्ट वाला बने, याद है आपको? तो क्या लिख सकते हैं? L2, L3 belongs to R implies that L2 L3 पर लंब है। तो ये दो एलिमेंट तो हमने ले लिए, इसलिए क्या हम ये कहना हमारा सही होगा या गलत होगा? देखिए, इसलिए L1, L3 बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब है? L1 L3 पर लंब है। ये वाली बात को सोचिए, कहना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सही रहेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं सही रहेगा। चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करोगे? देखो, 3 लाइनें चाहिए आपको, L1 L2 और L3। L1 L2 पर लंब होना चाहिए। ये हमने बनाई L2 और ये हमने बना ली L1, तो L1 L2 पर लंब हो गई, ठीक। फिर L2 L3 पर लंब होनी चाहिए। अब L3 लाइन ऐसी बनाओ कि L2 L3 पर लंब हो जाए। कैसी बना सकते हैं? ऐसी। ये हमने कौन सी लाइन बना दी? तो देखो, L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है। ये दोनों बना दिया हमने। तो क्या आप ये कह सकते हो कि L1 L3 पर लंब है? L1 और L1 L3 पर कभी लंब नहीं हो सकती। आप देखो दोनों कैसी आ रही हैं। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि L1 L3 पर लंब है, तो ये हम क्या कह रहे हैं? ये तो हम झूठ बोल रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। तो ये वाली बात कैसी हो गई? असत्य है। और अगर ये बात असत्य हो गई तो रिलेशन R कैसा है? इसलिए संबंध R एक संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। समझ में आया? तो आपने देखा क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था आपको कि ये वाला रिलेशन सममित है, किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक। देखिए, सममित संबंध है, स्वतुल्य संबंध नहीं है और संक्रामक संबंध नहीं है। प्रूव हो गया, ठीक है। नोट करिए। एग्जाम्पल 4 पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, एक आपको सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, उस समुच्चय में एक संबंध R है और वो संबंध क्या है? R इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। ऐसा एक रिलेशन भी बनाया उन्होंने इससे। आगे, द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये संबंध कैसा है? स्वतुल्य तो है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। चलिए देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं? स्वतुल्यता। स्वतुल्य अगर संबंध होगा तो क्या होना जरूरी है? सबके डबलेट्स जरूरी है। आप देखो, 1 का डबलेट है, 2 का डबलेट है, 3 का भी डबलेट है। इसलिए यह संबंध कैसा है? स्वतुल्य संबंध है। हम लिख सकते हैं क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सब किसको बिलोंग करते हैं? ये सब R को बिलोंग करते हैं। इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है। इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है। सेकेंड नंबर, सममितता को चेक करिए। सममितता में आपको क्या चाहिए? सममितता में अगर एक अवयव 1, 2 है तो दूसरा 2, 1 होना चाहिए। देखो,
ये 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 यही है, 2 2 का उल्टा 2 2 यही है, 3 3 का उल्टा 3 3 यही है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो डबलेट्स होते हैं उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी होते हैं, तो उनको चेक ही मत करा करो। यहां तक तो चेक ही नहीं करना है, इसके आगे पहुंचे तो अगला एलिमेंट हमको क्या मिला 1 2, तो क्या 2 1 है? 2 1 नहीं मौजूद। अगर 2 1 मौजूद नहीं है तो फिर ये सम्मित नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? तो यहां लिख देंगे क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि 1 2 तो R में है पर 2 1 R में नहीं है, वो संबंध सम्मित नहीं है। इसके लिए एक कारण भी पर्याप्त है, एक रीजन हमने दे दिया, इसलिए R एक सममित संबंध नहीं है, R एक सममित संबंध नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट क्या चेक करेंगे? संक्रामकता चेक कर लो। चलिए, संक्रामकता में कैसे चेक करते हैं? डबलेट्स तक तो चेक ही मत करो आप, ठीक है, यहां पर चेक करो। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए पर नहीं है, इसलिए संबंध संक्रामक भी नहीं है। क्या लिख देंगे? क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू R तथा 2 3 बिलोंग्स टू R, परंतु 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R। 1 2 है संबंध में, 2 3 है, लेकिन 1 3 संबंध में मौजूद नहीं है, इसलिए R एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा। क्या प्रूफ करना था आपको भाई? आपको प्रूफ करना था कि स्वतुल्य है पर ना तो सममित है और ना संक्रामक। तो स्वतुल्य है पर सममित संबंध नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 में है बउआ, सिद्ध करिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, आपको एक समुच्चय दिया गया है, पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय है, और उसमें एक रिलेशन आपको दिया गया है A, B। ये और ये दोनों अवयव ऐसे होंगे कि संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। मतलब अगर हम A में B को माइनस करें तो उसमें 2 का भाग लग जाना चाहिए। बात समझ में आई? ऐसा एक रिलेशन है, और ये रिलेशन किसमें है? पूर्णांकों में। पूर्णांक क्या होते हैं, याद है आपको? पूर्णांकों का समुच्चय होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसे ये सब पूर्णांक है, इंटीजर्स। ऐसा कोई भी नंबर आपका होगा वो पूर्णांक से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब उसमें ये संबंध दिया गया है। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो रिलेशन है, अर्थात A और B में, A में B को माइनस करने से जो मिलेगा वो 2 से विभाजित हो जाया करेगा। ऐसा एक संबंध तुल्यता संबंध है, ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। तुल्यता संबंध किस संबंध को बोलते हैं मालूम है आपको? ऐसा एक संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो अगर इस रिलेशन को तुल्यता संबंध प्रूफ करना है तो इसको स्वतुल्य भी प्रूफ करो, सममित भी प्रूफ करो, संक्रामक भी प्रूफ करो। और ऐसा अगर कर लिया आपने तो वो हम लास्ट में कह सकते हैं कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तो एक एक चेक करते हैं रिलेशन। सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्यता।
स्वतुल्यता चेक करेंगे। स्वतुल्यता चेक करने का क्या मतलब है, देखो कितना इजी लैंग्वेज में, इसीलिए मैंने आपको लिखना बताया है क्या, कि यदि ध्यान से देखना A, B बिलोंग्स टू R, ये क्या इंप्लाई करता है आपको, A, B अगर R को बिलोंग करता है तो ये इंप्लाई करता है कि संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये हम अपने मन से थोड़ी लिखते हैं, ये तो क्वेश्चन में ही लिखी रहती है। अब यही वाला संबंध हमको स्वतुल्यता चेक करनी है। स्वतुल्यता के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों एलिमेंट कैसे लेने पड़ेंगे, सेम। याद आया आपको? तो अब ध्यान से देखो, इसलिए A, बिलोंग्स टू R, अगर A, बिलोंग्स टू R है तो ये क्या इंप्लाई करेगा आपको, ये इंप्लाई करेगा कि संख्या 2 A माइनस A, देखो जब A B था तो A माइनस B, जब A है तो A माइनस A को विभाजित करता है। ये लिख तो लिया हमने, अब सोच समझ के बताओ कि ये जो लिख लिया ये बात सत्य है कि असत्य है। सत्य है। कैसे? A में A को घटाओगे, यानी कि उसी पूर्णांक में उसी पूर्णांक को घटाओगे तो क्या आएगा, 0, और 0 में 2 का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 0 में तो चाहे जिस संख्या का भाग दे दो सबका लग जाता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि A माइनस A अर्थात 0 में संख्या 2 से भाग लग जाता है, तो हम ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, ये तो सत्य है। ऐसा कहना सत्य है। अगर ऐसा कहना सत्य है तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। नहीं समझ आई बात बेटा? अरे आ गया? अच्छा, नंबर 2 सममितता चेक करेंगे। सममितता, सममितता में यदि A, B बिलोंग्स टू R है तो ये इंप्लाई करता है कि संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। ये तो हमें रिलेशन दिया। अब अगर सममित होगा ये रिलेशन तो उल्टा कर देने से भी ये बात सच निकलेगी। हमने कर दिया उल्टा, इसलिए B, A बिलोंग्स टू R अर्थात संख्या 2 B माइनस A को, अभी A, B था तो A माइनस B था, अब B, A है तो B माइनस A इंप्लाइज दैट संख्या 2 B माइनस A को विभाजित करती है। अब चेक करना बाकी है कि ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है। अब आप सोचो, अगर 2 पूर्णांक आपने ले लिए हैं A और B, तो A में से B घटाते हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो क्या जब B में A घटाओगे तो भी वो संख्या 2 से विभाजित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। कोई भी 2 पूर्णांक हम ले लेते हैं, एक पूर्णांक हमने ले लिया 1 और दूसरा पूर्णांक हमने क्या ले लिया, 3। पूर्णांक ही तो लेने हैं। एक पूर्णांक A ले लिया, दूसरा पूर्णांक क्या ले लिया हमने, 3। चेक कर लो, 1 में जब 3 को माइनस किया तो कितना बना, -2, और ये 2 से विभाजित हो जाता है। तो अगर हम 3 माइनस 1 कर देंगे तो भी जो संख्या आएगी वो भी तो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा ये कहना कि उल्टा कर देने से भी वो उस रिलेशन में, उस रिलेशन को फॉलो करेगी, ये कहना हमारा सत्य रहेगा कि असत्य रहेगा? सत्य रहेगा। और ये तो बेटा बड़ी सिंपल सी चीज है ना, A में B घटाया, बाई चांस वो वैल्यू पॉजिटिव आई और 2 से कट गई,
तो जब आप b में a को घटाओगे तो वही वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन आएगा तो उतना ही, और वो भी तो 2 से कटेगा। इसलिए हमारा ये कहना भी कैसा है, हमारा ये कहना भी सत्य है। और देखिए एग्जाम्पल हमने आपको अपने सामने दिखाई कि अगर 1 और 3 दो पूर्णांक है, 1 में 3 को माइनस करने से -2 आता है और वो 2 से विभाजित है, तो 3 में से 1 को माइनस करने से भी जो नंबर आएगा वो 2 से विभाजित अवश्य रहेगा। सत्य है ये बात। ना समझ में आया आपको? आया। इसके बाद संक्रामकता। संक्रामकता, इसमें मुझे 2 एलिमेंट पहले लेने पड़ेंगे। देखो, यदि A, B belongs to R, imply संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है, मतलब A माइनस B में 2 का भाग लग जाता है, तथा B, C belongs to R, imply संख्या 2 B माइनस C को विभाजित करती है। तो आप देखें A, B अगर R को बिलोंग करता है, इसका मतलब 2 जो है वो A माइनस B को डिवाइड कर देता है, 2 B माइनस C को भी डिवाइड कर देता है। तो देखना ये है कि क्या जो 2 है वो A माइनस C को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। इसलिए A, C belongs to R implies that संख्या 2 A माइनस C को विभाजित करती है। अब अभी हमारा काम नहीं हुआ, यही तो चेक करना बाकी है सत्य है कि असत्य। देखिए बेटा, मैं आप चाहें तो इसका जो रीजन है ना, इसका रीजन ये आप यहां पर साइड में करके दिखा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 का भाग A माइनस B में लग जाता है, तो A माइनस B इज डिवाइडेड बाई 2, यानी कि A माइनस B 2 से विभाज्य है। A माइनस B जो है वो 2 से विभाज्य है, जरा गौर से देखिएगा, तथा B माइनस C भी कैसा है, 2 से विभाज्य। इतनी बात समझ में आई? ये तो दोनों बातें दी ही गई हैं हमको, लास्ट वाली बात ही तो चेक करनी है। ये तो दोनों हमको दिए ही गए हैं, अभी मुझे लास्ट की लाइन बस चेक करनी है। यहां बस ये लिखना है कि सत्य है कि असत्य, और वो हम इसको देख के लिख देंगे। देखो, A माइनस B भी 2 से कट जाता है, B माइनस C भी 2 से कट जाता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस B से प्लस B कैंसिल, क्या बचेगा? A माइनस C, क्या ये भी 2 से कट जाएगा? अगर A माइनस B 2 से विभाज्य है, B माइनस C भी 2 से विभाज्य है, तो क्या दोनों का जोड़ भी 2 से विभाज्य होगा? और ये बड़ा इजी है चेक करना। जैसे 4 भी 2 से विभाज्य है, 6 भी 2 से विभाज्य है, तो क्या दोनों का जोड़ 2 से विभाज्य होगा? चेक कर लीजिए, होगा ही होगा। नहीं समझ में बात आई? ऐसे ही इसी बेसिस पर मैं आपसे बोल रहा हूं। आप सोचो ये तो प्लस वाले ले लिए, माइनस वाले लेके दिखाओ, तो माइनस वाले ले लो ना। माइनस 10 2 से विभाज्य है कि नहीं? माइनस 10 2 से विभाज्य है, माइनस 8 2 से विभाज्य है, तो दोनों का जोड़ माइनस 18 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा। अब हम एक बात समझ गए कि अगर एक इंटीजर 2 से विभाज्य है, दूसरा इंटीजर भी 2 से विभाज्य है, तो उन दोनों का जोड़ भी
2 से विभाज्य होगा, अर्थात a माइनस सी भी 2 से विभाज्य होगा, तो a माइनस सी भी 2 से विभाज्य होगा। ये बात सत्य है कि असत्य? ये बात तो सत्य निकल गई। और आप चाहें तो उसके लिए बगल में ये अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि क्यों हमने ऐसा बोला, हमने इसको सत्य कहा तो क्यों कह दिया, ये उसके बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं। यहां पर हमने एक चीज नहीं लिखी, देखो संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है, यहां पर मुझे लिखना चाहिए था आर एक सममित संबंध है, फिर उसके नीचे क्या लिखना चाहिए, आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, और अब देख सकते हैं आप, ये जो रिलेशन दिया गया था स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए दिया गया संबंध कैसा संबंध है, आप सबसे लास्ट में ये लाइन लिख सकते हो। एक एग्जांपल है 6 नंबर, उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कल जब हम लोग मिलेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास पे। ओके, थैंक यू।